तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे बायोलॉजी में? प्रोकैरियोट तक। कहाँ पढ़ लिए थे? अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? यूकैरियोट। क्या है? यूकैरियोट। यूकैरियोट का मतलब क्या होता है बताओ? यू का मतलब हमेशा क्या होता है? यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। क्या होता है? और कैरियोट किससे बना है? कैरी ऑन से। किससे बना है? कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जिनका सेल जो है वो कैसा है? ट्रू न्यूक्लियस वाला हो। कैसा हो? अब ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? देखो, न्यूक्लियस के अंदर हमेशा क्या रहता है बेटा? डीएनए। कैसा रहता है? कौन रहता है? डीएनए। पूरी सेल का अगर मालिक कोई है तो क्या है वो? अब हमको डीएनए को कहाँ रखना है? कहाँ रखना है? हमको मेम्ब्रेन के अंदर, यानी मेम्ब्रेन बाउंड अंदर, ठीक है ना? हमको इसको कैसे रखना है? मेम्ब्रेन के अंदर। और ये जो मेम्ब्रेन रहेगी वो कैसी मेम्ब्रेन रहेगी बेटा? डबल मेम्ब्रेन। क्या रहेगी? यानी ऐसी सेल जिसका डीएनए किसके अंदर रहता हो? डबल मेम्ब्रेन के अंदर। किसके रहता हो? डबल मेम्ब्रेन के अंदर रहता हो। दूसरा, जो हमारा डीएनए है, जो हमारा वो हमेशा कैसा होना चाहिए? लीनियर। कैसा होना चाहिए? लीनियर का मतलब धागे की तरह लंबा। जो प्रोकैरियोट होते थे उनका डीएनए कैसे होता था? सर्कुलर। तो हमारा डीएनए कैसे होगा? लीनियर। और इसकी खास बात है, अगर लीनियर होगा तो इस लीनियर को संभालने के लिए एक क्या लगेगी? प्रोटीन। क्या लगेगी? प्रोटीन। और उस प्रोटीन का नाम क्या रहेगा? हिस्टोन। क्या रहेगा? हिस्टोन। आया कि नहीं आया? यानी कि 3 फीचर होने चाहिए यूकैरियोट के लिए। पहला फीचर क्या है? पहला फीचर है कि डीएनए हमेशा कहाँ रहेगा? डबल मेम्ब्रेन के अंदर। दूसरा फीचर क्या होगा हमारा? कि जो हमारा डीएनए है वो कैसा होगा? लीनियर। और इस लीनियर डीएनए को संभालने के लिए हमारे पास क्या होगी? हिस्टोन प्रोटीन। आया कि नहीं आया? ये किसका फीचर है? यूकैरियोट्स का। किसका है? अगर प्रोकैरियोट होता तो हमारा डीएनए कैसे होता? फ्रीली होता, नेक्ड होता। उस रीजन को हम क्या बोलते? न्यूक्लियोइड। और इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत है? अब जो यूकैरियोट है, इस दुनिया में 2 ही तरह की सेल पाई जाती हैं। या तो वो प्रोकैरियोट होंगी या तो क्या होंगी? यूकैरियोट। हमको समझ में आ गया? ठीक, कोई दिक्कत? दूसरी चीज़, इस यूकैरियोट में कुछ और विशेषताएं होती। क्या होती हैं? और विशेषताएं। चौथा नंबर क्या रहेगा इसमें बेटा? इसमें क्या पाए जाएंगे? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। क्या पाए जाएंगे? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। क्या पाए जाएंगे? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। कोई दिक्कत? ठीक। अब देखो, हमने क्या बताया कि इस दुनिया में 2 तरह की सेल पाई जाती हैं। एक होती है क्या? प्रोकैरियोट। और एक होती है कौन सी? यूकैरियोट। आया कि नहीं है? प्रोकैरियोट सेल कहाँ पाई जाती है? मोनेरा ग्रुप में। कहाँ पाई जाती है? अब बोलोगे मोनेरा क्या होता है? तो एक्चुअल में इस अर्थ पर, किस पे? अर्थ पर। ये बहुत कम चल रहा है ना? कहाँ पे? अर्थ पर। अर्थ पर जितने भी क्या पाए जाते हैं? ऑर्गेनिज्म। जितने भी क्या पाए जाते हैं? जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे वो किससे मिलके बने होंगे बेटा? सेल से। या तो सेल होगी प्रो और या तो क्या होगी? यू। यानी कि उसका या तो डीएनए कैसा होगा? नेक्ड। कैसा होगा? नेक्ड। या फ्रीली होगा। आया कि नहीं आया? और या तो उसका डीएनए क्या होगा? डबल मेम्ब्रेन में। कोई दिक्कत है? तो साइंटिस्टों ने सोचा इस पूरी दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम ग्रुप में बांट लें। किसमें बांट लें? तो एक्चुअल में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बनाया सबसे पहला ग्रुप, उसका क्या नाम था? मोनेरा। क्या नाम था? मोनेरा। तो इस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ वही लोग आते हैं जिनके डीएनए कैसे होते हैं? नेक्ड। कैसे होते हैं? तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? प्रोकैरियोट्स। क्या हो जाएंगे? प्रोकैरियोट्स। कोई दिक्कत? उसके बाद एक दूसरा ग्रुप उन्होंने बनाया जिसका नाम रखा उन्होंने प्रोटिस्टा। क्या नाम रखा? प्रोटिस्टा। क्या नाम रखा? और इस प्रोटिस्टा में जो आएंगे वो क्या रहेंगे? यूकैरियोट्स। क्या रहेंगे? यूकैरियोट्स का मतलब कि इस ग्रुप में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके डीएनए हमेशा कैसे होंगे बेटा? कैसे होंगे? डबल मेम्ब्रेन के अंदर। कहाँ होंगे? डबल मेम्ब्रेन के अंदर। कोई दिक्कत? दूसरी चीज़,
मोनेरा ग्रुप में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या होंगे बेटा, यूनिसेलुलर। क्या होंगे, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोश की, यानी कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, एक सेल। उनका पूरा जीवन किस में चलेगा, एक सेल में। उसके बाद जो प्रोटिस्टा है, इस प्रोटिस्टा में भी पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो भी क्या रहेंगे बेटा, यूनिसेलुलर। क्या रहेंगे, यूनिसेलुलर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यानी कि मोनेरा से हम किस में ट्रांसफर हो गए, प्रोटिस्टा में। मोनेरा से किस में हम ट्रांसफर हो गए, प्रोटिस्टा में। यानी कि जितने भी डीएनए हमारे कैसे हैं, नेक्ड हैं, सर्कुलर है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन है, वो सारे के सारे किस में आएंगे, प्रोकैरियोट में। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से आएंगे, आर्किया आएंगे, और क्या आएंगे, यू बैक्टीरिया आएंगे, और कौन आएगा, माइकोप्लाज्मा। कौन आएगा, माइकोप्लाज्मा। आया कि नहीं आया? इसी में तुम्हारे कौन आएंगे, ई कोलाई, क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी, यानी जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किस में आएंगे, इसमें आएंगे। तुमको हमने बताया था कि जब प्रोकैरियोट पढ़ा रहे थे तो कुछ प्रोकैरियोट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ, कुछ कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफ। ये न्यूट्रिशन बेस पे थे, किस पे थे, न्यूट्रिशन। और ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन लेते थे, कुछ ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते थे। उसमें कौन से आते थे, एरोबिक और एनारोबिक। और हमने किस बेस पे पढ़ा था, नहीं याद आ रहा है? एक न्यूट्रिशन के बेस पे था, एक ऑक्सीजन के बेस पे था, और एक किस बेस पे था, चलो याद आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत? ठीक। अब यहीं से यानी कि जब प्रोकैरियोट के डीएनए ने अपने ऊपर क्या बना ली, डबल मेम्ब्रेन, तो वो क्या बन गए, प्रोटिस्टा। क्या बन गए, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, कंफ्यूज मत करना, कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे। इसमें आएगा सबसे पहले यूग्लिना आएगा, और क्या आएगा इसमें, अमीबा। क्या आएगा, अमीबा की स्पेलिंग AMOEBA। और क्या आएगा, पैरामीशियम। क्या आएगा, पैरामीशियम, स्पेलिंग भाई चेक कर लेना, ठीक है। दूसरा क्या आएगा इसमें, और क्या आएगा, इसमें एक और आता है डाई एटम। क्या आएगा, डाई एटम। और इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा क्लेमाइडोमोनास। क्या आएगा, क्लेमाइडोमोनास। क्या आएगा, क्लेमाइडोमोनास। और इसमें आएगा प्लाज्मोडियम। क्या आएगा, प्लाज्मोडियम। क्या आएगा, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे क्या है, बहुत सारे हैं, ठीक। तो तुम्हारे प्रोटिस्टा में कौन कौन से आएंगे, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, डायाटम और क्लेमाइडोमोनास और प्लाज्मोडियम एटसेट्रा। प्लाज्मोडियम का नाम सुना है? जब मच्छर तुमको काटता है तो मच्छर काटने के बाद तुमको मलेरिया होता है, तो मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से। किससे होता है, किससे होता है, प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है। ये तुमको बाद में पढ़ाया जाएगा, ठीक। हम लोग अभी बेसिक में नहीं जा रहे, ठीक है ना। हम किस पे रह रहे हैं, सिर्फ यूकैरियोट पे। देखो, हमको यूकैरियोट को समझना तो होगा कि आखिर में यूकैरियोट है क्या। तो हमने क्या किया, मोनेरा को एकदम क्या कर लिया, अलग कर लिया। मोनेरा का एक्चुअल मतलब जानते हो क्या होता है, प्रिमिटिव। क्या होता है, सबसे प्राचीन। वो क्या हो गए, मोनेरा। मोनेरा में हमेशा क्या आएंगे, प्रोकैरियोट्स हमेशा क्या होंगे, यूनिसेलुलर। उसके बाद किस में आएंगे, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोट्स, मगर ये भी क्या है, यूनिसेलुलर। क्या है, अगर यूकैरियोट्स है तो इसमें क्या होगा, डीएनए हमेशा डबल मेम्ब्रेन के अंदर होगा, और इसमें क्या पाए जाएंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। आया कि नहीं आया? तुम्हारा जो प्रोटिस्टा है, इस प्रोटिस्टा का नाम प्रोटिस्टा क्यों पड़ा, क्योंकि प्रोटिस्टा जो है उसका मतलब होता है फर्स्ट। क्या होता है, फर्स्ट। यानी कि पहली बार जब यूकैरियोट्स बने, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बने, तो उनको क्या रखा गया भैया, प्रोटिस्टा। उनका नाम क्या रखा गया, यानी कि वो प्रोटिस्टा ग्रुप में आते थे। और प्रोटिस्टा ग्रुप जो है ना, इस दुनिया का सबसे डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। क्या है, यानी कि इसके हर एक ऑर्गेनिज्म क्या है, अलग अलग। इसके हर एक ऑर्गेनिज्म क्या है, यानी कि जब प्रोकैरियोट्स का डेवलपमेंट हुआ, यानी कि प्रोकैरियोट जब डेवलप हुआ या इवॉल्व हुआ, तो क्या बन गया, वो प्रोटिस्टा। और ये बहुत ही क्या है, डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है इसका हर ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग कैरेक्टर है। क्या है, तुम कोई भी एक ऑर्गेनिज्म एक तरीके का नहीं है, इसके जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब क्या है, अलग अलग तरीके के। जैसे अमीबा जो है वो एनिमल लाइक सेल है। क्या है, यूग्लिना क्या है, प्लांट लाइक सेल है। इसके पास क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, मगर इसके पास सेल वॉल नहीं होती, इसके पास सेल वॉल। दूसरा पैरामीशियम, पैरामीशियम के पास क्या होता है, सीलिया होता है, फ्लैजिला होता है, मतलब ये सीलिया के जरिए क्या करता है, मूवमेंट करता है।
डाया एटम क्या है? डाया एटम के पास जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है। किसकी बनी होती है? यानी कि कैल्शियम के पत्थर की जैसी होती है। कैसी होती है? तुमको पता है कि सेल वॉल 3 टाइप की होती है? प्रोकैरियोट्स में पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है, प्लांट में सेलुलोज की होती है, फंगी में किसकी होती है? काइटिन की होती है। लेकिन डाई एटम की सेल वॉल कैसी होती है? सिलिका की। उसके बाद क्लेमाइडोमोनास, ये टोटल का टोटल स्ट्रक्चर कैसा है? प्लांट लाइक है। इसके पास सेल वॉल भी है, इसके पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट भी है। तो क्लोरोप्लास्ट जिसके पास होगा वो कैसा होगा? ऑटोट्रॉफ, क्योंकि अपना खाना खुद बना लेगा। प्लाज्मोडियम, समझे? तो कहने का मतलब ये है कि प्रोटिस्टा कैसा है? डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। क्या है? और इस ग्रुप में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो लमसम क्या है? यूनिसेलुलर। इनके पास सेल वॉल भी पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? सबके पास नहीं, कुछ के पास सेल वॉल पाई जाएगी, कुछ के पास नहीं पाई जाएगी। कुछ के पास क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाएगा? कुछ के पास क्या पाया जाएगा? कुछ के पास एनिमल लाइक स्ट्रक्चर, कुछ के पास सीलिया है, कुछ के पास फ्लैजिला है, कुछ के पास फलाना है, कुछ के पास धमाका है। मतलब कुल कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे हैं बेटा? डाइवर्सिफाइड। कैसे हैं? और इसी प्रोटिस्टा से, इसी किससे? प्रोटिस्टा से फिर 3 लोगों का निर्माण हुआ। किसका हुआ? 3 लोगों का। यानी कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है बेटा ये 3 ग्रुप में बढ़ गए। किसमें बढ़ गए? तो एक ग्रुप का नाम हमने रख दिया क्या? फंगी। क्या नाम रख दिया? फंगी। क्या रख दिया? एक का नाम हमने रख दिया एनिमेलिया। क्या नाम रख दिया हमने? एनिमेलिया। क्या रख दिया? एनिमेलिया। और एक का नाम हमने रख दिया क्या? प्लांटी। क्या नाम रख दिया? प्लांटी। आया कि नहीं आया? तो यानी कि टोटल इस दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनको कितने ग्रुप में रख दिया बेटा हमने? कितने में? 2, 3, 4 और 5। आया कि नहीं आया? यानी कि इस पूरी की पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको कितने ग्रुप में बांटा गया? 5। उन 5 ग्रुपों का नाम क्या है? मोनेरा। मोनेरा में क्या आएंगे? प्रोकैरियोट। अगर प्रोकैरियोट है तो उसका डीएनए कैसा होगा? नेक्ड, सर्कुलर, है ना? और उस रीजन को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाइड। आया कि नहीं आया? कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाया जाएगा। खत्म कहानी। उसके बाद हम किस पे आ गए? प्रोटिस्टा पे। सबसे क्या है? डाइवर्सिफाइड ग्रुप। यानी कि इस दुनिया में जब पहले यूकैरियोट्स बने तो उन सारे यूकैरियोट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटिस्टा। और ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या थे? मिक्सचर थे। क्या थे? किसी के पास सेल वॉल थी, किसी के पास सेल वॉल नहीं थी, किसी के पास क्या था? क्लोरोप्लास्ट था, किसी के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं था, किसी की सेल वॉल जो है सिलिका से बनी थी, जिसकी डाया एटम की। याद आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें क्या है? डाइवर्सिफाइड। और इन्हीं से जब ये डेवलप हुए, क्या हुए? जब ये डेवलप हुए, प्रोटिस्टा जब डेवलप हुए तो कुछ चले गए कहाँ पे? फंगी बन गए। कुछ कहाँ बन गए? एनिमल बन गए। कुछ क्या बन गए? प्लांट बन गए। आया कि नहीं आया? फंगी का मतलब होता है मशरूम। क्या होता है? मशरूम सुने हो? खाए हो कि नहीं खाए हो? तो मशरूम जो है वो क्या है? फंगी। क्या है? तो मशरूम आएगा, इसमें और क्या आएगा बेटा? ईस्ट आएगा। और क्या आएगा इसमें? राइजोपस। क्या आएगा? राइजोपस। कोई दिक्कत? फंगी के पास क्या पाई जाती है? सेल वॉल। क्या पाई जाती है? मगर इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? इसकी क्या होती है? सेल वॉल। इसमें क्या पाई जाती है? सेल वॉल। और किससे बनी होती है? काइटिन से। किससे बनी होती है? मगर फंगी के पास कभी भी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया था। फंगी के पास क्लोरोप्लास्ट। अब जब क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा तो ये हेटेरोट्रॉप होगा कि ऑटोट्रॉप होगा? क्या होगा? यानी कि इसको अपना भोजन कहीं से ढूंढ के खाना पड़ेगा। ये अपना भोजन खुद ब खुद बना। दूसरी चीज, एनिमेलिया में जब आएंगे तो एनिमेलिया का सबसे विशेष लक्षण क्या है? कि इसके पास सेल वॉल। इसके पास सेल वॉल। जब सेल वॉल नहीं होगी इसके पास तो ये कैसा होगा? फ्लेक्सिबल। कैसा होगा? जिसके पास सेल वॉल होगी, जिसके पास, वो हिल नहीं पाएगा, क्योंकि सेल वॉल क्या होती है? रिजिड। क्या होती है? प्लांट देखिए हिलते हुए, प्लांट भागता है। क्यों? क्योंकि प्लांट के पास क्या है? सेल वॉल। और जिसके पास सेल वॉल आ जाएगी वो कैसा हो जाएगा? पत्थर की तरह। क्या हो जाएगा? वो हिल नहीं पाएगा। फंगस के पास क्या है? मशरूम को देखिए भागते हुए, मशरूम नहीं भागते, उसके पास क्या है? सेल वॉल। आया कि नहीं आया? एनिमल के पास सेल वॉल, इसलिए क्या है? फ्लेक्सिबल है। इसीलिए घोड़े बन गए, चीता बन गया, हम बन गए। समझे? हम लोग चल सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास क्या चीज़ नहीं होता? क्लोरोप्लास्ट। तो हम लोग अपना खाना खुद बना तो हम लोग ऑटोट्रॉप में नहीं आएंगे। हम किस में आएंगे? किस में आएंगे? हेटेरोट्रॉप में। उसके बाद क्या है तुम्हारा? क्या है? प्लांट। क्या है? प्लांट। प्लांट में क्या आएंगे?
जितने भी तुमको प्लांट दिखते हैं, ट्री, पौधे, पेड़, जंगल, जो भी तुम्हें दिख रहा है वो सारे के सारे क्या है? प्लांट। प्लांट की विशेषता क्या है? प्लांट के पास क्या पाया जाएगा बेटा? सेल वॉल। क्या पाई जाएगी? और उसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से। किससे मिलकर बनी होती है? तो प्लांट के पास विशेष ग्रुप, मतलब विशेष क्या है इसके पास? इसके पास क्या है? सेल वॉल है। क्या है? आया कि नहीं आया? और दूसरी चीज क्या है इसके पास? क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और इसके पास एक और विशेष सी चीज है बेटा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है लार्ज वैक्यूल। क्या है? लार्ज वैक्यूल। क्या है? बहुत ध्यान समझना, प्लांट के पास हमेशा क्या होता है? लार्ज वैक्यूल। क्या होता है? और सबके पास, ऐसा नहीं कि हम लोगों के पास भी होता है, लेकिन बहुत क्या होता है? बहुत हमको वैक्यूल की जरूरत नहीं है। हमको वैक्यूल की जरूरत, अभी जब हम आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि लार्ज वैक्यूल का क्या इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? तो तुमको अगर प्लांट पढ़ना होगा तो प्लांट क्या है? यूकैरियोट। क्या है? दूसरा, उसके पास क्या होगी? सेल वॉल। किससे मिलकर बनी होगी? सेलुलोज से। उसके पास क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। और उसके पास क्या होगा? लार्ज वैक्यूल। क्या होगा? लार्ज वैक्यूल। आया नहीं है? ठीक। और सारी की सारी चीजें कि ये सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा? मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। आया कि नहीं आया? और उसके बाद प्रोटिस्टा कैसा होता है? यूनिसेलुलर। मोनेरा कैसा होता है? ये तुम्हारा एक यूकैरियोट्स का क्या था? एक मोटा मोटा क्या था? क्लासिफिकेशन। जिससे तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि आखिर में यूकैरियोट्स के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। तुम प्लाज्मोडियम और बैक्टीरिया में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। पैरामीशियम हमेशा क्या होगा? प्रोटिस्टा। यूकैरियोट्स। अमीबा क्या है? यूकैरियोट्स। यूग्लिना क्या है? यूकैरियोट्स। क्लेमाइडोमोनास क्या है? यूकैरियोट्स। आएगा यहाँ? ठीक। अब भूलोगे? ठीक। ये तुम्हारा पूरा का पूरा क्या हो गया? यूकैरियोट्स। अब हम ये देखते हैं कि यूकैरियोट्स का स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। यूकैरियोट्स के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, इसको मिटाओ। हम लोगों का वीडियो जो है क्या हो गया? खराब। क्या हो गया? यही होता है दिक्कत, जो हम लोग मतलब प्रिमिटिव टाइप के टीचर रहते हैं, प्रिमिटिव सेटअप में बनाते हैं वीडियो, सब खराब हो जाता है। ठीक है, देखो हम लोग इसको पूरा पढ़ लिए थे, उसके बाद फिर से पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए चीज़ें लिखी हुई। क्या हुआ है? लिखी हुई। तो हम लोगों ने मतलब ये जान लिया कि आखिर में यूकैरियोट जो होता है वो कौन कौन से किंगडम में पाया जाता है, कैसे कैसे उसके ऑर्गेनिज्म होते हैं, कैसे कैसे उसके स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे अगर मान लो हमको यूकैरियोट पढ़ना है, तो अब यूकैरियोट कैसे पढ़ें? एनिमल का कैसे पढ़ें? फंगी का कैसे पढ़ें? प्लांटी का कैसे पढ़ें? ठीक है ना। तो हम पहले ये जान लेते हैं ना, बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जैसे मान लो हमको जानना है तो हम ऐसे स्ट्रक्चर पहले जान लेते हैं जो स्ट्रक्चर ना सब में पाए जाते हैं, जो स्ट्रक्चर जो है कॉमन है, सब में क्या है? कॉमन है। तो सबसे पहला जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो क्या है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? कोई भी सेल होगी तो इस सेल की जो पहली वाली जो मेम्ब्रेन होगी क्या होगी? पहली जो मेम्ब्रेन होगी, पहली प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म के क्या बिल्कुल बगल होगी, साइटोप्लाज्म के बिल्कुल, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक। तो अब हम लोग धीरे धीरे, पहले तो हम लोग बेसिक स्टेप पढ़ लेते हैं, फिर जब बाद में पढ़ेंगे ना तो हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। एक्चुअल में जब एक बार वीडियो बन जाता है ना, फिर जब दोबारा बनाना पड़ता है तो क्या होता है? बहुत हेक्टिक। क्या होता है? बहुत, चीज़ों को दोबारा बोलना बहुत हेक्टिक है। सही बात है। तो जो एक्टर होते होंगे जिनको बार बार रिपीट करना होता होगा डायलॉग, कैसे बोलते होंगे? एक्सप्रेशन ही नहीं आता होगा। क्यों? आ गया? तो बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे कॉमन क्या है? प्लाज्मा। वो बोलते रहो भाई, तुम लोग बोलते रहो तो बस, ठीक है ना। दूसरा हमें क्या पढ़ना है? साइटोसॉल। क्या पढ़ना है? साइटोसॉल का मतलब क्या है कि किसी भी सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है, क्या है? सॉल्यूशन है। और इसी सॉल्यूशन में क्या है? छोटे छोटे क्या है? ऑर्गेनेल है। क्या है? छोटे छोटे क्या है? ऑर्गेनेल। तो यानी कि साइटोसॉल का मतलब क्या हुआ? वो जो फ्लूइड है वो क्या है? जो सेमी सॉलिड फ्लूइड है, और ऑर्गेनेल को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? साइटोसॉल। जितनी भी सेल है, चाहे फंगी की हो, चाहे एनिमल की हो और चाहे प्लांट की हो, सब में क्या पाया जाएगा? साइटोसॉल। और साइटोसॉल में क्या होगा बेटा? साइटोप्लाज्म और क्या होंगे? ऑर्गेनेल। ठीक है ना। तीसरा क्या है? न्यूक्लियस। क्या है भाई? न्यूक्लियस तो उसका मेन फीचर है। न्यूक्लियस क्या है? किसी भी यूकैरियोट का क्या है? मेन फीचर। मेन फीचर का मतलब, अरे भैया न्यूक्लियस के बेस पे ही तो सेल डिसाइड होती है, तो न्यूक्लियस तो होगा ही होगा।
बिना डीएनए कोई सेल नहीं होगी। डीएनए ही सेल का क्या है? मालिक। डीएनए की क्या है? सेल का, और सेल का मालिक को हमेशा हम कहाँ रखते हैं? डबल मेम्ब्रेन। कहाँ रखते हैं? तो न्यूक्लियस जो है वो कैसा है? डबल मेम्ब्रेन होगा। तो ये स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है, क्योंकि सब में क्या होगा? कॉमन। एक और सवाल तुमसे पूछते हैं, ये बताओ कि डीएनए बोल रहे हैं, सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो हमेशा डबल मेम्ब्रेन ही क्यों होता है? सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसको भगवान ने डबल मेम्ब्रेन क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया क्योंकि डीएनए क्या है? सेल का मालिक। क्या है? सेल का डीएनए ही सब कुछ है। डीएनए जैसा करेगा, मतलब डीएनए जैसा कहेगा, जैसा करेगा, सेल वैसा ही बर्ताव करेगी। अगर डीएनए कहेगा नहीं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या लगा लो? सेल वॉल, तो तुम्हारे पास क्या लग जाएगी? सेल वॉल। अगर तुम्हारी सेल के न्यूक्लियस के डीएनए को चेंज कर दे, क्या कर दें? तो मान लो तुम्हारी सेल में प्लांट का डीएनए लगा दें, तो तुम्हारी भी सेल के ऊपर क्या बनना चालू हो जाएगी? सेल वॉल। क्या बनना चालू होगी? सेल वॉल। आया कि नहीं आया? यानी कि इस दुनिया में दिखने वाले जितने भी अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं वो किस पे डिसाइड होते हैं? डीएनए पे। किस पे डिसाइड होते हैं? डीएनए जैसा बोलेगा, उनका रंग, उनका रूप, उनका आकार, उनका बिहेवियर हमेशा कैसा रहेगा? वैसा ही रहेगा। सेल में जो है बेटा डीएनए जो है ना, न्यूक्लियस के अलावा भी दो जगह और पाया जाता है। दो जगह, वो दो जगह कौन सी है? वो दो जगह है माइटोकॉन्ड्रिया और, क्योंकि प्रोकैरियोट जब हम पढ़ रहे थे तो सेल मेम्ब्रेन के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर थे, सेल मेम्ब्रेन के कुछ ऐसे जो बाद में चल के क्या बन गए? अलग अलग स्ट्रक्चर। जैसे जो मीजोजोम था वो क्या बन गया आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। और जहाँ पे क्रोमेटोफोर यानी पिगमेंट पाए जाते थे वो क्या बन गए आगे चल के? क्लोरोप्लास्ट। यानी कि ऐसे प्रोकैरियोट जो क्या थे? ऑटोट्रॉप थे, वो बन गए क्लोरोप्लास्ट। यानी कि हमारी सेल के अंदर, हमारे मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर आज भी क्या रहते हैं बेटा? प्रोकैरियोट। क्या रहते हैं? प्रोकैरियोट। यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में रहते हैं और किसके रूप में रहते हैं? प्लांट में क्लोरोप्लास्ट। यानी कि प्लांट्स के पास दो प्रोकैरियोट रहते हैं और जो एनिमल है उनके पास कितने रहते हैं? एक। हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है क्या है? वो भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन। क्या है? और क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट के पास है उसके पास भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन। यानी कि जहाँ पर भी डीएनए रहेगा वो कैसा रहेगा? हमेशा कैसा रहेगा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं है? डीएनए जहाँ पर भी रहेगा कैसा रहेगा? लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जो डीएनए होते हैं वो लीनियर होते हैं, वो क्या होते हैं? सर्कुलर होते हैं। क्या होते हैं? इसका प्रूफ है कि वो कैसे हैं? प्रोकैरियोट। अगर तुमसे कोई कहे कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल क्यों माना जाता है तो क्या बोलोगे? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? अपना खुद का डीएनए होता है, उसके अंदर खुद का राइबोसोम होता है। उसका राइबोसोम कैसा होगा? 70S। आया कि नहीं है? और हमारी जो हम किससे पैदा हुए हैं? अपनी माँ से। किससे पैदा हुए हैं? अपनी माँ से। तो हमारी माँ का माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए और हमारा डीएनए क्या होगा? सेम। क्या होगा? एक्चुअल में जब फर्टिलाइजेशन होता है क्या होता है? यानी कि जब हम माँ से हम बने तो माँ का ओवम रहा होगा और पिता का क्या रहा होगा? स्पर्म रहा होगा। जब पहली बार ओवम और स्पर्म मिला होगा तो क्या बना होगा? जाइगोट। क्या बना होगा? उन दोनों में जो सेल यूज़ हुई वो किसकी? माँ की सेल हुई। किसकी यूज़ हुई? माँ की सेल। और केवल पिता का जेनेटिक मटेरियल आया। क्या आया? पिता का जो स्पर्म होता है वो केवल जेनेटिक मटेरियल लेके आता है और माँ की सेल को दे देता है। माँ की सेल को, और जो माँ की सेल जिसको हम ओवम बोलते हैं उसके अंदर भी क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या रहता है? और वो जो जेनेटिक मटेरियल आता है और माँ का जेनेटिक मटेरियल मिलके एक जेनेटिक मटेरियल बन जाता है और वो पहली सेल बनती है। इसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। और वही सेल बार बार क्या होती है? डिवाइड। और डिवाइड होते होते हमारा शरीर क्या हो जाता है? बन जाता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया है? वो माँ का माइटोकॉन्ड्रिया है। और माँ के शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसकी माँ का होगा और उसकी माँ का जो होगा उसकी माँ का होगा। ठीक। यानी कि जैसे जैसे हमारी माता की पीढ़ियाँ हम पीछे जाते जाएंगे तो लास्ट में हम उसी प्रोकैरियोट तक क्या होंगे? पहुँच जाएंगे। हम अगर आज भी ज़मीन के नीचे धसे हुए जीवाश्म को ले लें, क्या ले लें? जीवाश्म को, तो अगर मान लो उनकी सेल के अंदर क्या पाया जाता होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर उसका डीएनए हम चेक करें और अगर हमसे अगर मैच करता है तो इसका मतलब है कि हम उसी पीढ़ी के होंगे। आज से लाखों साल पहले
कि जीवाश्म या हजारों साल पहले अगर हमको जीवाश्म मिल जाए तो हम आज के डीएनए से मिला के, आज के माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए से मिला के ये पता कर सकते हैं कि कौन किसके वंश से आया है। आया कि नहीं है? अगर 500 साल पहले हमारे दादाजी की कब्र मिल जाए और दादाजी की कब्र में अगर हमको माइटोकॉन्ड्रियल, दादाजी नहीं सॉरी दादी जी, हमेशा फीमेल का ही माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, यानी कि हमारी सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसका है? माँ का। किसका है? लेकिन जब हमारी संतान होगी तो हमारी संतान में हमारी जो पत्नी होगी उसके माइटोकॉन्ड्रिया का आएगा डीएनए। आएगा? ठीक, चलो इसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे। तो न्यूक्लियस हमेशा कैसा रहता है बेटा? डबल मेम्ब्रेन। कैसा रहता है? ठीक, तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया, साइटोसॉल में साइटोप्लाज्म और क्या पढ़ लिया? ऑर्गेनेल पढ़ लिया, न्यूक्लियस हो गया, और क्या हो गया हमारा? ठीक, तो ये हमको बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ जानना जरूरी है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोसॉल, न्यूक्लियस, और इसमें क्या पाया जाएगा? राइबोसोम। क्या पाया जाएगा? तो यूकैरियोट का राइबोसोम हमेशा कैसा होता है? 80S, और प्रोकैरियोट कैसा होता है? 70S। उसके बाद हमें क्या पढ़ना जरूरी है? ER। क्या पढ़ना जरूरी है? ER क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक। उसके बाद क्या है? गोल्जी। देखो कहीं कहीं पर लिखा होता है गोल्जी अपरेटस, कहीं कहीं पर लिखा होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कहीं कहीं पर लिखा होता है गोल्जी बॉडी। क्या डिफरेंस है इसमें बताओ? यही बेसिक्स है। यही क्या है? यही है बेसिक्स। क्या है? आए गई है? देखो जैसे बेसिक ऐसा होता है बेटा, जैसे तुम केमिस्ट्री में भी क्या पढ़ रहे हो? थॉमसन मॉडल पढ़ लो। थॉमसन ने किस चीज़ का इस्तेमाल किया था कि हमारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिंक सल्फाइड का। अगर जिंक सल्फाइड का उपयोग नहीं किए होते, क्योंकि कैथोड रे तो हमको दिखती नहीं है, लेकिन कैथोड रे को देखने के लिए हमने जिंक सल्फाइड लगा दिया, तो जैसे कैथोड रे जिंक सल्फाइड से मिलती थी वैसे क्या होता था? वैसे ग्लो होता था। और कैसा ग्लो होता था? ग्रीन ग्लो होता था। कैसा होता था? तो हमको ये पता लगता था कि कुल मिला के कैथोड से कैथोड रे निकल रहे, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है? निकल रहे। आया कि नहीं आया? आया? तो हम लोग समझा? वैसे ही मतलब क्या बता रहे थे हम? भूल गए हैं? हाँ, गोल्जी अपरेटस। ठीक है ना यार? एक्चुअल में ना जब सेकंड वीडियो बनाओ तो सेकंड वीडियो बनाने में यही दिक्कत रहती है। तो गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी अपरेटस को हम अलग अलग क्यों बोलते हैं, ये हमको बेसिक समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि थॉमसन के मॉडल में जिंक सल्फाइड, तो वैसे ही भी जो तुमको बता रहे थे ना कि माँ का ओवम और पिता का स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल, जब माँ का जेनेटिक मटेरियल और पिता का जेनेटिक मटेरियल आपस में मिलता है ना, तो वहाँ पर भी क्या होता है? जिंक स्पार्क। क्या होता है? जिंक स्पार्क। जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे तो अल्फा पार्टिकल के डिटेक्शन के लिए रदरफोर्ड ने भी किसका इस्तेमाल किया? जिंक सल्फाइड का। आगे नहीं है? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनसे ही आगे चल के रिसर्च हुई। क्या हुई? जिनसे ही आगे चल के मैक्स प्लांक ने क्या बताया एक्चुअली दुनिया में? मैक्स प्लांक ने तो यही बताया ना। तो जिस टाइम पे मैक्स प्लांक थे ना, उस टाइम के वैज्ञानिकों को ना घमंड था। उनको ये लगता था कि हम दुनिया की सारी रिसर्च क्या कर चुके हैं? जान चुके हैं। अब हमको कोई काम बचा नहीं है, हमने तो सारा काम पूरा कर दिया। ठीक है ना? तब मैक्स प्लांक आए तो उन्होंने कहा कि एनर्जी कैसी है? कॉन्टिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस हमको मिल रही है कि पैकेट के रूप में मिल रही है। आया कि नहीं आया? ठीक, तो छोटे छोटे सवाल थे। उसके बाद से पूरी की पूरी फिजिक्स और पूरी की पूरी केमिस्ट्री क्या हो गई? चेंज हो गई। फिर नील्स बोहर आए, ये लोग आए गई है। तो ये लोग जो काम कर रहे थे केमिस्ट्री में कर रहे थे, और ये चीज़ें क्या है? बायोलॉजी में। ठीक, समझे? तो हमको जानना जरूरी है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, गोल्जी अपरेटस क्या होता है, गोल्जी बॉडी क्या होती है। बहुत से लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत से लोग इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और बहुत से लोग इसको प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। आया कि नहीं है? तो ये सब चीज़ें जब हम एक एक स्ट्रक्चर को पढ़ाएंगे तो समझेंगे। ठीक है, तो हमको बेसिक स्ट्रक्चर में क्या जान लिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, साइटोसॉल, न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस के बाद क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। जितने भी यूकैरियोट्स हैं उसमें क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा किस मेम्ब्रेन में रहेगा बेटा? डबल। किस में रहेगा? इसके अंदर कौन सा डीएनए पाया जाएगा? सर्कुलर। कौन सा पाया जाएगा? राइबोसोम कौन सा होगा? 70S, क्योंकि ये हमारी क्या है? एक तरह की प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी यूकैरियोटिक सेल में क्या रह रहा है? प्रोकैरियोट्स रह रहा है।
और ये प्रोकैरियोट्स हमको क्या दे रहा है, एनर्जी। क्या दे रहा है, क्योंकि यूकैरियोट्स को सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, इसीलिए हमने उन प्रोकैरियोट को अपने सेल में बिठा लिया, अपनी सेल में बिठा लिया और उनसे एनर्जी क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं, ठीक है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया सेल में अपने आप बाइनरी फिजन करके डिवाइड हो सकता है। क्या कर सकता है, बाइनरी फिजन करके। तो बताओ तुम्हारे शरीर में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया काम है क्या, क्या पैदा करना, एनर्जी। क्या करना, तो मान लो तुम्हारी जितनी भी स्केलेटल मसल है क्या है, उसमें ताकत की जरूरत ज़्यादा है कि नहीं है, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या हो जाएगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप क्या कर सकता है, डिवाइड, अपने आप क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई। सेल की जितनी आवश्यकता है एनर्जी की, उस हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर लेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे सबको अलग अलग। दूसरा क्या है हमारा, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी सेल है, कोई भी, हर सेल का अपना अपना शेप होता है कि नहीं होता है। कोई सेल गोल है, कोई सेल लंबी है कि नहीं है। तो इस सेल में क्या होते हैं, साइटोस्केलेटन। क्या होते हैं, साइटोस्केलेटन जो है वो एक तरह के प्रोटीन के क्या है, स्ट्रक्चर। क्या है, प्रोटीन के, यानी कि एक तरह का जाल है, एक तरह क्या है, जाल। और इस जाल की वजह से उस सेल का क्या डिसाइड होता है, शेप। क्या डिसाइड होता है, शेप। आया कि नहीं आया। और साइटोस्केलेटन बेटा किस चीज़ से मिलके बना होता है, एक्टिन नाम की प्रोटीन से। किससे बना है, एक्टिन नाम की प्रोटीन। जो तुम्हारी मसल्स है, क्या है, इसकी जो सेल है इसके अंदर क्या होगा, साइटोस्केलेटन, और इसमें क्या पाई जाएगी, एक्टिन। लेकिन हमारी जो स्केलेटल मसल्स है इसमें एक प्रोटीन और पाई जाती है जिसका नाम है मायोसिन। क्या नाम है, तो एक्टिन और मायोसिन मिलकर हमारी स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और क्या करते हैं, रिलैक्स, जिस कारण से हम दौड़ पाते हैं, कोई सामान उठा पाते हैं, हथौड़ी चला पाते हैं, यानी कि हम वर्क कर पाते हैं। तो देखो बेसिक्स बता रहे हैं, याद रखना इसको, ठीक है ना। तो साइटोस्केलेटल में हमेशा क्या पाई जाती है, एक्टिन। क्या पाई जाती है, एक्टिन। क्या है, प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। आया। और एक स्ट्रक्चर हमारा है, उसका नाम क्या है, परऑक्सीसोम। क्या है, परऑक्सीसोम। इसका भी जो फंक्शन है वो हम आगे बताएंगे। क्या बताएंगे, आगे। अगर परऑक्सीसोम नहीं होता तो हमारी सेल क्या हो जाती, मर जाती है। क्या हो जाती, एक्चुअल में परऑक्सीसोम करता है डिटॉक्सिफिकेशन। क्या करता है, डिटॉक्स। डिटॉक्स मतलब कि जितने भी केमिकल रिएक्शन के बाद जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, क्या होते हैं, जैसे हार्मफुल जो सब्सटेंस होते हैं इनको परऑक्सीसोम क्या करता है, रिमूव करता है। क्या करता है, एक्चुअल में पूरी जो सेल है उसमें जो रिएक्शन होते हैं, उस रिएक्शन में दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। अभी पढ़े नहीं हो, लेकिन उसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शन के बाद जो हार्मफुल सब्सटेंस निकलते हैं, परऑक्सीसोम क्या करता है, उसी को क्या करता है, खत्म करता है। ठीक। तो यूकैरियोटिक सेल को हमको जानने के लिए हमको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, याद कर लो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोसॉल, उसके बाद न्यूक्लियस, उसके बाद राइबोसोम, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोस्केलेटन और परऑक्सी। आया कि नहीं आया। उसके बाद अगर हम इतनी चीज़ें जान गए, क्या चीज़, इतनी चीज़ें, तो अब हमको जानना है क्या, यूकैरियोटिक के बारे में। अगर तुमसे मान लो किसी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, ड्रा अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ फंगी यूकैरियोटिक सेल। क्या पूछा गया, ड्रा अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ फंगी यूकैरियोटिक सेल। तो तुमको ये बेसिक स्ट्रक्चर पूरे के पूरे बनाने पड़ेंगे। ठीक, आया कि नहीं आया। और साथ में इसका जो स्पेशल क्या है, स्पेशल स्ट्रक्चर है, क्या है, स्पेशल, उसको बनाना पड़ेगा। तो फंगी में क्या पाई जाती है बेटा, सेल वॉल, और ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। तो हमको बेसिक स्ट्रक्चर मिला दिए और साथ में क्या बना दिए हम, सेल वॉल। आया कि नहीं आया। अगर मान लो हमको एनिमल का एक नीट लेबल डायग्राम बनाना है, तो इसमें हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए। क्या चाहिए, बेसिक। और इसमें साथ में हमको चाहिए सेंट्रियोल। क्या चाहिए, एक नंबर। दूसरा हमें क्या चाहिए, लाइसो। क्या चाहिए, आया कि नहीं आया। अब सेंट्रियोल क्या चीज़ होता है, सेंट्रियोल एक्चुअल में जो सेंट्रियोल होता है बेटा, ये सेल को सेल डिवीज़न करने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्या करता है, जब सेल को क्या करना होता है, डिवाइड, तो उस टाइम पे सेंट्रियोल क्या करता है, हेल्प करता है।
कैसे हेल्प करता है? ये स्पिंडल फाइबर बनाता है। क्या बनाता है? स्पिंडल फाइबर जो बनाता है बेटा, क्या बनाता है? उसी की वजह से क्या होता है? सेल हमारी क्या होती है? डिवाइड। क्या होती है? लेकिन अब तुम पूछोगे कि फंगी की भी सेल डिवाइड करती है, प्लांट की भी सेल क्या करती है? डिवाइड करती है, लेकिन इन दोनों सेल में सेंट्रियोल क्यों नहीं पाए जाते? इन दोनों सेल में सेंट्रियोल इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि सेंट्रियोल की बहुत आवश्यकता नहीं है। सेल डिवीज़न के लिए जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं वो अपने आप भी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? अपने, यानी कि स्पिंडल फाइबर को बनाने के लिए हम दूसरी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सेंट्रियोल का एक बहुत बड़ा काम है, और वो काम है क्या चीज़ करना? सीलिया बनाना, और क्या बनाना? फ्लैजिला। क्या बनाना? सीलिया, और बिना सेंट्रियोल के सीलिया फ्लैजिला नहीं बन सकती। बट ये है कि बिना सेंट्रियोल के सेल डिवीज़न हो सकता है। आया कि नहीं है? बिना सेंट्रियोल के सेल डिवीज़न, लेकिन बिना सेंट्रियोल के सीलिया और फ्लैजिला नहीं बन सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें कोई पढ़ाएगा नहीं इसको, समझा रहा है? एनिमल सेल में हमेशा क्या पाए जाते हैं? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का काम क्या होता है? सेल डिवीज़न। और सीलिया और फ्लैजिला, क्योंकि इसमें ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन होती है। क्या होती है? ट्यूबुलिन नाम के माइक्रोफिलामेंट होते हैं। क्या होते हैं? कौन से होते हैं? ट्यूबुलिन। कौन से होते हैं? याद आया? प्रोकैरियोट में जब फ्लैजिला पढ़ रहे थे किस प्रोटीन से बनते थे? फ्लैजिलिन। किससे बनते थे? और इसके किससे बनते हैं? ट्यूबुलिन। बताए थे ना 9+2 अरेंजमेंट, 9+0 अरेंजमेंट, वो हमेशा कहाँ से बनता है? यहाँ से। इसमें कौन सी प्रोटीन होती है? ट्यूबुलिन। कौन सी होती है? और ये मिलके क्या बनाती है? सीलिया। और सीलिया और फ्लैजिला होते क्या है? जैसे अभी तुमको हम बता रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक, तुमको हमने बताया था ओवम और स्पर्म के बारे में हल्का सा। तो जितने भी एनिमल में मेल होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म। और स्पर्म सिंगल सेल है। क्या है? सिंगल सेल। और उसमें होते क्या है? फ्लैजिला। क्या होते हैं? क्योंकि स्पर्म को ओवम तक पहुंचने के लिए चलना पड़ेगा, तो सिंगल सेल कैसे चलेगी? विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, क्योंकि फ्लैजिला का काम क्या है? उस सेल को मूवमेंट कराना। आया कि नहीं आया? तो हमको फ्लैजिला की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? बताओ हैं? अगर हम सेंट्रियोल हटा देंगे तो फ्लैजिला बनेगा ही नहीं, तो कभी जाइगोट बन ही नहीं पाएगा, तो हमारी तो पूरी प्रजाति खत्म हो जाएगी। आया कि नहीं है? इसलिए सेंट्रियोल क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट। और सीलिया क्या होते हैं? सीलिया होते हैं जैसे छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। क्या होते हैं? छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया में जो पाए जाते हैं उसको क्या बोलते थे? फिम्ब्री। क्या बोलते थे? जिनका काम क्या होता था? अटैचमेंट। क्या होता था? लेकिन हमारे अंदर जो सेल्स पाई जाती है उसमें क्या होते हैं? सीलिया। जैसे हमारे लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन पे क्या पाई जाती है? सीलिएटेड इपिथेलियम सेल। अभी आगे पढ़ोगे टिश्यू में क्या पाई जाती हैं? सीलिएटेड इपिथेलियम सेल। ठीक, तो वो करती क्या है? तो जो हमारे लंग्स में स्पुटम बनता है, क्या बनता है? इस स्पुटम को क्या करती हैं? सीलिया ऐसे ऐसे करती रहेगी, तो जो हमारा स्पुटम होगा वो आगे की तरफ क्या होगा? बढ़ता रहेगा और हमारे पेट के रास्ते से क्या होगा? निकल जाएगा। आया कि नहीं है? जब यही स्पुटम गाढ़ा हो जाता है और हमारा सीलिया इसको क्या करता है? मूव नहीं कर पाता है, तो हमको खांसी आती है। तभी हमको लगता है कि हमको क्या आ रही है? खांसी। आया कि नहीं है? ठीक, तो सीलिया का काम आ गया कि नहीं आ गया? और किसका आ गया? और भी जगह सीलिया पाए जाते हैं। ठीक, जब हम पढ़ेंगे आगे सेल के बारे में तब जानेंगे। आया कि नहीं है? इस सीलिया और फ्लैजिला को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सेंट्रियोल। इसीलिए एनिमल में सेंट्रियोल को रखा गया। और सेंट्रियोल जो है हेल्प करता है किसमें? सेल डिवीज़न में। किसमें करता है? लेकिन ऐसा नहीं है कि सेंट्रियोल नहीं होगा तो सेल डिवीज़न के लिए और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। उस तरीके से क्या हो सकता है? आया कि नहीं आया? ठीक, इसीलिए सेंट्रियोल हमेशा कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? बोलबा। उसके बाद क्या है? प्लांटी। क्या है? प्लांटी में क्या आएगा? हमेशा प्लांट सेल। क्या आएंगी? और प्लांट सेल में कौन कौन से स्पेशल स्ट्रक्चर हमेशा रहेंगे बेटा? बेसिक वाले तो बेसिक रहेंगे। ठीक, और साथ में क्या रहेगा? सेल वॉल। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट। डबल मेम्ब्रेन की सिंगल मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा डीएनए पाया जाएगा? सर्कुलर। कौन सा राइबोसोम होगा? 70S। आया कि नहीं आया? और तुम्हारा क्या होगा? लार्ज वैक्यूल। क्या होता है? लार्ज वैक्यूल क्या होता है? देखो, सेल के अंदर, प्लांट सेल के पाए जाते हैं लार्ज वैक्यूल। क्या पाए जाते हैं? पाए जाते हैं लार्ज वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल होता क्या है भाई? देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारी क्या है? प्लांट सेल। क्या है?
प्लांट सेल की जो सबसे साइटोप्लाज्म के बगल की मेम्ब्रेन होगी उसे क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहाँ पर क्या पाई जाएगी? सेल वॉल। क्या पाई जाएगी? सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड होती है कि मुलायम होती है? रिजिड। कैसी होती है? आया कि नहीं आया? यानी कि जहाँ जहाँ सेल वॉल बन गई, अब इस सेल का स्ट्रक्चर क्या हो गया? वैसा जैसा रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप में देखा था, हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर। आया कि नहीं आया? तो उन्होंने क्या चीज़ की खोज करी थी? सेल वॉल की। आया कि नहीं आया? तो अब देखो इसके अंदर जो है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाएगा? इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा कि नहीं होगा? बताओ। हैं? इसके अंदर न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? बताओ। इसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनल होंगे कि नहीं होंगे? बताओ। क्लोरोप्लास्ट होगा कि नहीं होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा कि नहीं होगा? गोल्जी बॉडी, ईआर, सब कुछ हो गया। अब इसके अंदर जो है कितना बड़ा सा होता है? लार्ज वैक्यूल। कितना बड़ा सा? कितना बड़ा सा होता है लार्ज वैक्यूल। आया? अब ये जब लार्ज वैक्यूल होता है तो ये सारे के सारे ऑर्गेनल को, न्यूक्लियस को, सबको क्या कर देता है? किनारे। प्लांट सेल में हमेशा न्यूक्लियस कहाँ पाया जाएगा? किनारे। एनिमल सेल में कहाँ पाया जाएगा? बीच में। कहाँ पाया जाएगा? आया कि नहीं है? अब इस लार्ज वैक्यूल का काम क्या है? देखो, प्लांट हमेशा क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या बनता रहेगा? लगातार ग्लूकोज। ठीक, तो इस ग्लूकोज को इस लार्ज वैक्यूल में स्टार्च के रूप में क्या कर लेगा? कलेक्ट क्या कर लेगा? और यहाँ से जब पानी आए, क्या आएगा? वाटर। क्या आएगा? वाटर आएगा नहीं आएगा? तो ये वाटर जब आएगा तो इसी लार्ज वैक्यूल में भरना क्या कर देगा? चालू। क्या करना है? और जब भरेगा तो ये लार्ज वैक्यूल क्या हो जाएगा? टाइट। क्या हो जाएगा? और जब टाइट होगा तो ये इधर क्या है? इधर क्या है? रिजिड सेल वॉल है। क्या है? तो सेल का शेप चेंज नहीं होगा, लेकिन जब ये बढ़ेगा तो ये सब पे क्या डालेगा? प्रेशर। क्या डालेगा? और ये पूरी की पूरी सेल क्या हो जाएगी? टाइट। क्या हो जाएगी? टाइट। और इसी टाइट होने को बोलते हैं टर्जिड प्रेशर। क्या बोलते हैं? यानी कि ये किस चीज़ को मेंटेन करता है? टर्जिड प्रेशर को। और जब टर्जिड प्रेशर मेंटेन होगा तो हमारा जो प्लांट होगा वो कैसा हो जाएगा? टाइट। कैसा हो जाएगा? देखो, गर्मी के दिनों में अगर पेड़ में पानी न डालो तो पेड़ कैसा होता है? अगर किसी पेड़ की डाली काट लो तो कुछ देर बाद कैसा होता है? तो उसका टर्जिड प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज। क्या होता है? आया? तो लार्ज वैक्यूल का काम क्या है? टर्जिड प्रेशर को मेंटेन करना। दूसरा काम फूड स्टोरेज करना। और तीसरा काम क्या है? तीसरा काम है कि इसके अंदर कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखना। क्या रखना? यानी कि ये लार्ज वैक्यूल जो है, लार्ज वैक्यूल ये किसकी तरह काम करता है? लाइसोसोम की तरह। किसकी तरह काम करता है? लाइसोसोम की तरह। तो एनिमल सेल में और एक चीज़ क्या पाई जाती है? लाइसो। जब इसको अलग अलग स्ट्रक्चर में हम पढ़ाएंगे तब तुमको हम बताएंगे कि आखिर में लाइसोसोम क्या होता है। तो प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होता है। प्लांट सेल में लाइसोसोम, उस लाइसोसोम का काम कौन पूरा कर देता है? लार्ज वैक्यूल। आया कि नहीं आया? तो अब तुम्हें किसी भी सेल को बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत? तो यानी कि स्पेशल कौन कौन से स्ट्रक्चर हो गए तुम्हारे? एक तुम्हारा सेल वॉल हो गया। क्या हो गया? अगर सेल वॉल में काइटिन लग गई तो किधर चला जाएगा? फंगी। सेलुलोज लग गया तो किधर चला गया? प्लांट। लार्ज वैक्यूल लग गया तो किधर चला गया? प्लांट। अरे लार्ज वैक्यूल लगा तो किधर गया? प्लांट। लाइसोसोम लगा तो किधर गया? एनिमल। क्लोरोप्लास्ट लगा तो किधर गया? किधर गया? प्लांट। फ्लैजिला लगा तो किधर गया? एनिमल। सीलिया लगा तो किधर गया? आया कि नहीं आया? यानी कि अगर तुम्हारे कोई भी, अच्छा मान लो एक सेल बनाई। क्या बनाई हमने बोला इस सेल के अंदर सिर्फ हमको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका नाम है लार्ज वैक्यूल। तो ये कौन सी सेल होगी? प्लांट सेल। अगर हमने कहा इसको मिटा दिया, क्या क्या? हमने कहा इसके अंदर यार हमको लाइसोसोम दिख रहे हैं, तो ये कौन सी सेल हो सकती है? एनिमल। अगर मान लो इसके अंदर क्या हमको दिख रहे हैं? छोटे छोटे सीलिया। क्या दिख रहे हैं? तो कौन सी सेल होगी? अगर मान लो इसके अंदर हमको एक क्या दिख रहा है? फ्लैजिला। तो कौन सी होगी? एनिमल सेल। आया कि नहीं आया? अगर हमने इन सब चीज़ को क्या कर दिया? मिटा दिया। क्या कर दिया? और हमने बताया इसकी सेल वॉल काइटिन से बनी है, तो क्या बन जाएगा ये? अगर मान लो इसकी सेल वॉल किससे बनी है? सेलुलोज से, तो क्या हो जाएगा ये? आया कि नहीं आया? आ गया? तो ये क्या चीज़ है? तुम्हारा एक बेसिक सेटअप है यूकैरियोट्स को पढ़ने से पहले। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से एक एक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। जैसे कि कल पढ़ लेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर पढ़ेंगे क्या? साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल, फिर पढ़ेंगे न्यूक्लियस, फिर पढ़ेंगे राइबोसोम। ऐसे करते 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 हम ख़त्म कर देंगे। तो अब हम कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम जान जाएंगे कि आखिर में वो स्ट्रक्चर किस चीज़ से रिलेट हो रहा है। आया कि नहीं है? अगर क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे तो किससे रिलेट हो रहा है? किससे हो रहा है?
अगर मान लो हमको यहाँ पे सेल बनानी, क्या बनानी है, अगर हमको यहाँ पे एक बनानी है प्लांट सेल, क्या बनानी है, अगर हमको एक प्लांट सेल बनानी है तो हमको क्या क्या बनाना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले तो हमको बनानी पड़ेगी सेल वॉल, क्या बनानी पड़ेगी, ये सेल वॉल किसकी बनी होगी, सेलुलोज की, किसकी बनी होगी, उसके बाद कौन सी आ गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर क्या बनाना पड़ेगा हमको, न्यूक्लियस, क्या बनाना पड़ेगा। लेकिन अब हम जब न्यूक्लियस बनाएंगे तो गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या बनाएंगे, लार्ज वैक्यूल, क्या बनाएंगे, इसका न्यूक्लियस क्या बनेगा, किनारे, ठीक, इसके बगल में क्या बनेगा, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, ईआर, जो भी चीज़ें बननी है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, सब बन जाएगा, आएगा नहीं। तो हमारी कौन सी बन गई सेल है। और जब हम अलग अलग स्ट्रक्चर को अलग अलग पढ़ेंगे तो अलग अलग स्ट्रक्चर को बनाना सीखेंगे, तो वो सारे स्ट्रक्चर हमारे खूबसूरत से यहाँ बन जाएंगे, आएगी नहीं। तो हमारी कौन सी चीज़ क्लियर हो गई, प्लांट सेल। अगर हमको एनिमल सेल बनाना होगा तो इसमें से सेल वॉल क्या कर दें, मिटा दें, लार्ज वैक्यूल क्या कर दें, घटा दें, इस लार्ज वैक्यूल की जगह क्या बना दें, लाइसोसोम, आया नहीं आया, और इस न्यूक्लियस को क्या कर दें, बीच में, आया नहीं आया। अगर मान लो कोई सेल है, उस सेल का न्यूक्लियस बीच में बना है, तो इसका मतलब वो क्या हो सकता है, एनिमल सेल, क्या हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बीच में ही होगा, लेकिन एक अंदाजे के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इतना डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है कि कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे कुछ होता है, लेकिन हम लोगों को ओवरऑल पढ़ना है तो वैसे पढ़ सकते हैं। अगर मान लो किसी में न्यूक्लियस हमको किनारे दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो कौन सी सेल होगी, प्लांट सेल। न्यूक्लियस किनारे कब दिखाई देगा, जब उसमें क्या होगा, लार्ज, है नहीं है, लार्ज वैक्यूल और लाइसोसोम लमसम क्या है, एक ही चीज़, बशर्ते प्लांट सेल में है तो बहुत बड़े हैं और इसमें है तो अलग है। और एक चीज़, गोल्जी अपरेटस सुना है, गोल्जी, जब हम प्लांट में पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे डिक्टियोसोम, क्या बोलेंगे, डिक्टियो, दोनों चीज़ें सेम है, दोनों चीज़ें, दोनों का बस खाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, थोड़ा सा अलग। तो हमेशा एनिमल सेल में क्या बोलते हैं, गोल्जी, और प्लांट सेल में क्या बोलते हैं, अगर गोल्जी भी बोल दोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन अच्छा क्या है, डिक्टियोसोम, आया कि नहीं आया। उसके बाद फिर हम लोग राइबोसोम पढ़ेंगे, राइबोसोम भी पढ़ेंगे, तो एक राइबोसोम होता है, एक क्या होता है, पॉलीसोम, क्या होता है, पॉलीसोम, ठीक। तो अलग अलग स्ट्रक्चर को जब अलग अलग पढ़ेंगे तो हम लोगों को क्या होगा, मजा आएगी। तो हम लोग डेली सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, एक स्ट्रक्चर, क्या पढ़ेंगे, ठीक। और एक स्ट्रक्चर में जितने बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जितनी सारी चीज़ें होती हैं, उनको हम लोग क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। आ गया, अब भूलेगा तो यूकैरियोट को कितने किंगडम में बांटा गया, 5 कि 4, यूकैरियोट को कितने किंगडम में बांटा गया, 4। कौन कौन सा, प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से क्या निकला, फंगी, एनिमेलिया और प्लांट। प्रोकैरियोट किस किंगडम में आएगा, मोनेरा, किस में आएगा, किसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, कौन सा किंगडम है जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, कौन सा है, प्रोटिस्टा, आया कि नहीं है। कौन सा ऐसा किंगडम है जिसमें काइटिन की सेल वॉल पाई जाती है, कौन सी है, कौन सी ऐसा किंगडम है जिसमें सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है, कौन सा ऐसा किंगडम है जिसमें लार्ज वैक्यूल पाए जाते हैं, कौन सा ऐसा किंगडम है जिसमें लाइसोसोम ज़्यादा पाए जाते हैं, कौन सा सबसे डाइवर्सिफाइड किंगडम है जिसके हर ऑर्गेनिज्म अपने में क्या है, अलग है। हर ऑर्गेनिज्म से क्या बनेंगे आगे, कुछ ऑर्गेनिज्म आगे जाके बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, कुछ, आया कि नहीं है। डाया एटम की विशेष खासियत क्या है, डाई एटम की, डाई एटम ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल किसकी होती है, सिलिका की, किसकी होती है, आया कि नहीं है। डाई एटम की सेल वॉल किसकी होती है, सिलिका की, आया कि नहीं है, ठीक। तो इसी तरह की चीज़ें हैं, ये सब डाइवर्सिफाइड, धीरे धीरे पढ़ोगे, अभी आगे जब किंगडम पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे, तो एक्चुअल में सारी चीज़ें रिलेट हो रही थी। जैसे तुमको हमने जिंक से रिलेट किया था, तो जिंक का रिलेट कहाँ होगा, जब ओवम और स्पर्म आपस में मिलेंगे तो भी क्या होता है, जिंक स्पार्क, क्या होता है। जब हम रदरफोर्ड पढ़ेंगे तो अल्फा पार्टिकल जब लगेगा किससे, जिंक सल्फाइड से, तो वहाँ पर भी क्या होगा, स्पार्क, क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्लोरोसेंस बोलेंगे कि कुछ और बोलेंगे, नहीं समझे। बहुत देखो, जब कोई चीज़ लगातार ग्लो करेगी तो उसको बोलेंगे फ्लोरोसेंस, क्या बोलेंगे। और जब एक बार लगी और खट से चमकी, फिर क्या हो गई, बुझ गई, उसको बोलेंगे एक और चीज़। जब हम लोग रदरफोर्ड पढ़ेंगे तब जानेंगे, आया कि नहीं आया। ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं, तब मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा आ रहा है कि बोर लग रहा है, हैं? तो कब, जब तक मारित नहीं ना तब तक हमका मज़ा ना आया उधर। चलो।